आदरणीय मंच और अधवाड़ा सर को देख के बहुत चौंका मैं कि सर राजस्थान से यहाँ कैसे पहुंच गए। कोई सूचना भी नहीं थी, कहीं पोस्टर में नाम भी नहीं था। उदय प्रकाश सर को तो कल से देख रहे हैं हम लोग, और सामने बैठे हमारे आदरणीय आचार्यगण और कवि कविता प्रेमी मित्रों। बिना तैयारी कल ही ये संग्रह मिला मुझे, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो विभाग जी ने कहा और जो पंकज चतुर्वेदी जी ने पूरी तैयारी से, और इतना अच्छा अभी बातचीत हुई, उसके आगे बोलने का कोई मतलब नहीं था। कविता की तरह वो बात थी और कविता एक जगह खत्म हो जानी चाहिए, तो आपके बाद फिर बोलने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन कुछ कविताएं मैं जो देख सका रात से अभी तक, और कुछ जो कविताएं, कुछ पंक्तियां जो आपके मन में कुछ कविता या कुछ पंक्तियां जगा दें, वो कविता सार्थक कविता होती है। और जो संगम कविता है, जहां आंसू की दो बूंद पसीने से जाके मिलकर एक नदी बनाती है, ये मन में जाके बहुत कई तरह की छवियां और कई तरह की पंक्तियां आपके मन में भी, एक बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत बड़ी कविता है, क्योंकि ये हमारे मन में जाके हमारे मानस को और हमारे यहाँ कुछ शब्द गढ़ती है कि ये तो इस ढंग की चीजें आपके यहाँ हैं, आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। खास करके स्त्रियों को, और हमारे यहाँ भी एक, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, बहुत छोड़ दिया कवि होना, क्योंकि बहुत ही वो बहुत ही तनी हुई रस्सी पे चलने ही जैसा है वो, कि वो समय और समाज और कला के बीच में इतना संतुलन सर जो बोल रहे थे सर अपनी कविता में, कितना समाज होगा और कितनी कविता होगी। ज्यादा समाज होगा, कविता कम होगी, कविता ज्यादा होगा, समाज कम। कब हम उदयन वाजपेयी हो जाएंगे, कब उदय प्रकाश रहेंगे, ये बहुत खतरा है वहां। जो ये प्रतिबद्ध है कि हमारी रचनाओं में समय और समाज धड़के, उनके यहाँ ज्यादा खतरा है। जिनको कला ही करना है तो उनको क्या दिक्कत है, वो तो कर रहे हैं कला सदियों सदियों से, हजारों सालों से, तो उनके यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो मैंने छोड़ा कि ये तो बहुत खतरनाक है, और मैं वो साहित्य का और कवि का, और वो न मीर पढ़ा मैंने न कालिदास, मिट्टी उट्टी का काम करते करते आ गया गांव देहात से। तो मुझे लगा कि बहुत खतरनाक ये जगह, हाँ वहां जाना बहुत, मतलब कब आप वहां उससे तनी हुई रस्सी से गिरेंगे और कहाँ नाक मुंह फूटेगा वो ठिकाना नहीं है। तो ये है खतरे सर। और जो विभाग जी बोल रहे थे, जहां वो छोटी कविताएं हैं, जहां भाव ज्यादा सांद्र है, वो कविता ज्यादा सफल है सर। वो जहां अब मछली मामी जैसी कविता तो बहुत ही दुर्लभ कविता है सर। वो जो कविता आपके अंदर करुणा पैदा करे, जो आपको सचमुच में हिला दे, आपके आंखों से आंसू, कविता तो वही है कि जो आपके मन को, जिस वो गीले भूमि की हृदय की बात कर रहे थे, उस गीलेपन में और जल जल छलछला जाए किसी कविता को पढ़ के। उस कविता की क्या उसके बारे में बोला जाए कि सफल है कि असफल है, वो मुकम्मल कविता है वो। तो मछली मामी लंबी कविता होने के बावजूद भी एक मुकम्मल कविता है, जो हमारे हृदय तक जाती है। क्योंकि हम लोगों के घरों में, हम बचपन से किसी न किसी, हमारी हमारी जिस ढंग से आप मछली मामी के सौंदर्य पर मुक्त थे, वैसे ही अपनी हम काकी के सौंदर्य पर मुक्त थे, लेकिन उनकी भी वो दुर्दशा वैसे ही हुई जो मछली मामी की दुर्दशा हुई। ये हर हम लोग के संयुक्त परिवार में अगर नजर उठा के हम बचपन में देख लें, तो ये पात्र, इस ढंग की स्त्रियां दिखती हैं, और इस कारण से ये कविता हमारे मन से जुड़ती है, क्योंकि हम अपने जीवन में उस ढंग की चीजों को देखे होते हैं। तो बहुत ही मुकम्मल कविता, और जो आपको कवि कहने में कोई संकोच ना करने वाली कविता वो है। उसी ढंग से लोग कह रहे हैं कि बहुत विनम्र कवि और बहुत आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कविताएं तो बहुत आक्रामक कविताएं हैं। जैसे सहमति का वातावरण वाली जो कविता है, कि सत्ताएं शेर को गौशाला चलाने का लाइसेंस दे देती हैं, और वे साबित कर देती हैं कि शेर ही रख सकते हैं गायों का सही सही हिसाब। सुबह शाम की गिनती में रोज ही कुछ फालतू गायें निकल आती हैं, और रात दिन मेहनत करके हिसाब सही कर देते हैं। गो पालन करते करते एक दिन बोर हो जाता है शेर, और फिर भेड़ियों को दे दी जाती है गौशाला की जिम्मेदारी, ताकि बच्चा कुछ हिसाब भी दुरुस्त हो सके। सत्ताएं आखिर सत्ताई होती हैं, वे दो पायदान नीचे उतर आती हैं, ताकि लोग कहने लगे गौ सेवा के लिए शेर ही बेहतर था।
सत्ता ही इसी तरह रचती है अपने लिए सहमति का वातावरण। तो आज के समय और आज की राजनीति पे इतना मारक व्यंग और इस ढंग की कविता जो सीधे-सीधे राजनीति की बात ना कहते हुए भी सब कुछ कह दे रही है। तो कहाँ अनाक्रामक है? ये तो बहुत आक्रामक कविता है। माने यूएपीए जो भी लगना है इस पे लग सकती है। वो धारा जो है उमर खालिद वाली कविता है ये। और वो आखिरी कविता जो विराट पर्व है आपकी, वो हर वो संवेदनशील व्यक्ति की जो दुविधा है कि सारी क्षमता होने के बावजूद भी आप भीम का जो वो गदा विशाल बरगद की खो में रख दी गई है, और वो बृहन्नला बने हुए अर्जुन, हम सब लोग बृहन्नला बन के नाचना सिखा रहे हैं। बुद्ध की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? हिड़मा की बात तो कर नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो बृहन्नला होने के अभिशाप को पल पल जीता हुआ, जहां मैं ही वो सब्यसाची दोनों हाथ से धनुष चलाने में निष्णात, जो अपने गांडीव जो है चूहों और दिनकों के हवाले करके अभी यहाँ कविता हम लोग पाठ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि महारथियों के रथ से उतर, पैदल पगडंडियां पार करता हुआ महाभारत का भारत मैं ही हूं। महाभारत के भारत की बात हो ही नहीं रही है, आज के भारत की बात हो रही है कि हम लोग वहां रथ से उतर के किनारे किनारे चल रहे हैं कि कभी भी रथ पे चढ़ लूंगा और गांडीव उतार लूंगा, इस मौके की तलाश में है। ये तो आत्मस्वीकृति, और जो कह रहे थे पंकज जी कि ये हम आत्म आलोचना कर रहे हैं। इसे खुल के आत्मालोचना क्या हो सकती है कि हम अपने को बृहन्नला घोषित कर दें? और सच्चाई है सर, हम लोग हंस ले लेकिन कर रहे हैं वही काम हम लोग। तो समय की सच्चाई को व्यक्त करते हुए इतनी साहसपूर्ण कविता जो कही जा रही है और कहा जा रहा है कि कवि बहुत विनम्र है, तो विनम्रता की ओट में बहुत आक्रामक कविताएं हैं, बहुत सार्थक कविताएं हैं। लेकिन अब वो विहाग वैभव जी जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पके हुए बाल की उम्र में हम कुछ वो प्रेम और श्रृंगार और ढंग से हृदय के कमांड खोले, कहाँ मतलब कि वो संभव नहीं, वो उम्र गुजर गई, वो रेत तो झड़ गया है। तो अब वो कविताएं नहीं लिखी जाएंगी, वो कपाट बंद रहेगा, उसकी उम्मीद नहीं। आप कपाट खोलिए। तो आप भी तो निर्जर की तरह उसी ढंग से सूखे हुए हैं। तो जो रात भर में देख सका सर, और बहुत ही शुभकामना मंगल कामनाएं कि आपने बहुत खतरे के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया। तनी हुई रस्सी पे चलने में आप सफल हुए हैं। आप कवि हैं और आपकी बधाई और शुभकामनाएं। जोहार शुभम को। थैंक यू।